हेलो एवरीवन दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कंपटीशन एग्जाम में। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि आगामी भर्ती जो है ADEO सहायक विकास विस्तार अधिकारी की आने वाली है और उसके सिलेबस में जो है पंचायती राज व्यवस्था का टॉपिक दिया हुआ है और पंचायती राज व्यवस्था से जो है 30 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं। तो दोस्तों इस बात को ध्यान में रखते हुए आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को देखने वाले हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। दोस्तों वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए, इस वीडियो से आपको काफ़ी सारा नॉलेज मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए सीधा बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर पहला दिया हुआ है, ग्राम पंचायतों के लिए संवैधानिक मंजूरी की आवश्यकता सर्वप्रथम किसे प्रतीत हुई? तो किसे प्रतीत हुई? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, LM सिंघवी समिति। तो ग्राम पंचायतों के लिए संवैधानिक मंजूरी की आवश्यकता सर्वप्रथम LM सिंघवी समिति को प्रतीत हुई। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर दूसरा दिया हुआ है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत में राज्य को ग्राम पंचायतों की स्थापना का निर्देश दिया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 40। राज्य के नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत आने वाले अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के संगठन का निर्देश दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 40। संविधान के अनुच्छेद 40 में भारत में राज्य को ग्राम पंचायतों की स्थापना करने का निर्देश दिया गया है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर तीसरा दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा निगमित निकाय है? तो कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। जिला पंचायत भी है, जनपद पंचायत भी है और ग्राम पंचायत भी है, ये सभी जो है निगमित निकाय हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। निगमित निकाय लोगों का वह समूह है जिसकी पहचान व्यक्तिगत न होकर सामूहिक होती है एवं उनकी मान्यता वैधानिक होती है। इस प्रकार के समूह को ही निगमित निकाय की संज्ञा दी जाती है। इसके अंतर्गत जो है पंचायती राज एवं नगरीय निकाय के समस्त स्तर आते हैं, जैसे कि पंचायती राज के अंतर्गत ग्राम पंचायत आते हैं, जनपद पंचायत आते हैं, जिला पंचायत आते हैं और उसी प्रकार जो है नगरीय निकाय के अंतर्गत जो है नगर पंचायत आते हैं, नगर पालिका परिषद आते हैं और नगरपालिक निगम भी आते हैं। इस प्रकार से जो है पंचायती राज एवं नगरीय निकाय को स्तर में बांटा गया है। निगमित निकाय, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत सभी हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। दोस्तों परीक्षा में जो है इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को आप अच्छे से पढ़िए ताकि ऐसे प्रश्न परीक्षा में आए तो आपसे आसानी से बन पाए। प्रश्न नंबर चौथा दिया हुआ है, संविधान की 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नगर पालिकाएँ। संविधान की 12वीं अनुसूची जो है नगर पालिकाएँ से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। प्रश्न नंबर 5वां दिया हुआ है, रायपुर में पंचायती राज से संबंधित गोलमेज सम्मेलन की तिथि क्या थी? तो क्या थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जून 2004। रायपुर में पंचायती राज से संबंधित गोलमेज सम्मेलन की तिथि जो है जून 2004 थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6वां दिया हुआ है, किस धारा के तहत राज्य सरकार पंचायत को आवंटित शक्तियों में से किसी को भी बढ़ा या बचा सकती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 53। धारा 53 के तहत राज्य सरकार पंचायत को आवंटित शक्तियों में से किसी को भी बढ़ा या बचा सकती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 53। धारा 51 में जो है जिला पंचायत के कृत्य होते हैं और धारा 62 में जो है राज्य सरकार कतिपय संपत्ति पंचायत में निहित कर सकेगी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 53। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7वां दिया हुआ है, सरपंच एवं उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा में बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो कौन करेगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्राम सभा द्वारा निर्वाचित व्यक्ति। सरपंच एवं उप सरपंच की अनुपस्थिति में जो है ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता ग्राम सभा द्वारा निर्वाचित व्यक्ति करेगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8वां दिया हुआ है, ग्राम सभा की बैठकों में गणपूर्ति के लिए कौन उत्तरदायी नहीं है? तो कौन नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उप सरपंच। ग्राम सभा की बैठकों में गणपूर्ति के लिए उप सरपंच जो है उत्तरदायी नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9वां दिया हुआ है, वार्षिक कार्य योजना, हितग्राहियों का चयन, वार्षिक बजट, लेखा तथा प्रशासनिक प्रतिवेदन पर प्रस्ताव ग्राम सभा पारित कर सकती है यदि उपस्थित हो। तो कौन उपस्थित हो? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्राम सभा में गणपूर्ति उपस्थित हो। वार्षिक कार्य योजना, हितग्राहियों का चयन, वार्षिक बजट, लेखा तथा प्रशासनिक प्रतिवेदन पर प्रस्ताव ग्राम सभा पारित कर सकती है। कब कर सकती है? ग्राम सभा में गणपूर्ति उपस्थित हो। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
प्रश्न नंबर 10वां दिया हुआ है, यदि ग्राम पंचायत के ग्राम सभाओं के मध्य मतभेद हो तो उस विषय पर निर्णय कौन करेगा। तो कौन करेगा, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्राम सभाओं का संयुक्त सम्मेलन। यदि ग्राम पंचायत के ग्राम सभाओं के मध्य मतभेद हो तो उस विषय पर निर्णय ग्राम सभाओं का संयुक्त सम्मेलन करेगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 11 दिया हुआ है, अनुसूचित क्षेत्रों में जिला पंचायत की शक्तियों के विषय में क्या सही है। तो क्या सही है, तो इस प्रश्न के लिए सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है लघु जलाशयों की योजना बनाना। ऑप्शन बी में दिया हुआ है समस्त सामाजिक सेक्टरों पर नियंत्रण रखना। ऑप्शन सी में दिया हुआ है जनजातीय उप योजनाओं पर नियंत्रण रखना एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त कार्य। ऑप्शन डी में दिया हुआ है उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अनुसूचित क्षेत्रों में जिला पंचायत की शक्तियों के विषय में जो है ऑप्शन नंबर ए लघु जलाशयों की योजना बनाना, ये भी सही है। ऑप्शन बी समस्त सामाजिक सेक्टरों पर नियंत्रण रखना, ये भी सही है। ऑप्शन सी जनजातीय उप योजनाओं पर नियंत्रण रखना एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त कार्य, ये भी सही है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12 दिया हुआ है, किसके द्वारा पंचायतों के लेखा और अंकेक्षण का रख रखाव किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए कानून के द्वारा। राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए कानून के द्वारा जो है पंचायतों के लेखा और अंकेक्षण का रख रखाव किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13 दिया हुआ है, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होना अनिवार्य है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 माह। यदि पंचायत भंग होती है किसी कारणवश से तो 6 माह के अंदर जो है निर्वाचन होना अनिवार्य होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 माह। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों परीक्षा में जो है ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 14 दिया हुआ है, एक अभ्यर्थी जो जनपद पंचायत के चुनाव को प्रश्नगत करना चाहता है किसके समक्ष याचिका प्रस्तुत करेगा। तो किसके समक्ष याचिका प्रस्तुत करेगा, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कलेक्टर। यदि एक अभ्यर्थी जो जनपद पंचायत के चुनाव को प्रश्नगत करना चाहता है तो वो कलेक्टर के समक्ष जो है याचिका प्रस्तुत करेगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कलेक्टर। प्रश्न नंबर 15 दिया हुआ है, ग्राम पंचायत द्वारा सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, सरपंच किसके समक्ष इसकी वैधता को चुनौती दे सकता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कलेक्टर के समक्ष। ग्राम पंचायत द्वारा सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया है, सरपंच जो है कलेक्टर के समक्ष इसकी वैधता चुनौती दे सकता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कलेक्टर के समक्ष। ग्राम पंचायत द्वारा सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो सरपंच कलेक्टर के समक्ष 7 दिनों के भीतर अपील करेगा, जिसमें कलेक्टर प्राप्त आवेदन के 30 दिन के भीतर अपना निर्णय देगा, जो अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कलेक्टर के समक्ष। इस तरह से दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने छत्तीसगढ़ पंचायती राज से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को कवर किया है, जो आपके आने वाले सहायक विकास विस्तार अधिकारी परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। दोस्तों ऐसे ही प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना होती है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।